वेलकम टू आवर चैनल सीखो और सिखाओ। हम जिसमें पेपर नंबर 2 एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, यूनिट 3 मेजर एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। जो भी मेजर एस्पेक्ट है वो डेवलपमेंट के, उसमें हमने 3.1 कवर कर चुका है। तो अब आज हम पढ़ेंगे 3.2 सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे हम देखते हैं, उसका मीनिंग देखेंगे, उसके सिग्निफिकेंस, उसके स्टेजेस, साइको सोशल डेवलपमेंट क्या ये चीजें होती हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सोशल डेवलपमेंट, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सोशल डेवलपमेंट रिफर्स टू दी, आपको सोशल डेवलपमेंट से समझ में आ रहा होगा कि हमारी सोसाइटी से रिलेटेड बातें हो रही हैं, जो हमारे चारों तरफ हमारे जो अराउंड में जो भी चीजें आएंगी वो हमारे सोशल डेवलपमेंट में आएंगी। सोशल डेवलपमेंट रिफर्स टू दी डेवलपमेंट ऑफ द इंटरेक्शन विद द ह्यूमंस वर्ल्ड अराउंड अस। सोशल डेवलपमेंट में जो ह्यूमन लोग होते हैं वो अपने वर्ल्ड से कैसे कनेक्ट होते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो सारी चीज हमारी सोशल डेवलपमेंट में आती है कि कैसे कैसे जो ह्यूमन होते हैं वो अपने चारों तरफ की चीजों से कैसे इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं, वही सारी चीजें सोशल डेवलपमेंट में आती हैं। इंक्लूडिंग रिलेशनशिप विद अदर्स, कि किसी के भी साथ भी कोई भी रिलेशनशिप बिल्ड होना, ये सारी चीजें हमारे सोशल डेवलपमेंट में आती हैं। एंड ऑल्सो द सोशल स्किल्स वी नीड टू फिट इनटू आवर कल्चर और सोसाइटी। और इसमें हमारे सारे सोशल स्किल्स भी डेवलप होते हैं कि हमें अपनी सोसाइटी में कैसे फिट होना है, हमें कैसे आगे वर्क करना है, कैसे उसके कल्चर को एक्सेप्ट करना है। ये सारी चीजें हम धीरे धीरे हम स्टार्टिंग से ये चीजें ये सीखते हैं। जब हम जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे सारी चीजें हमें डेवलप होती रहती है। इससे हम लोग देख के ऑब्जर्व करके सारी चीजें हम सीखने लगते हैं। तो इसमें हमारा मेन जो है, हमें साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, इसमें जो हमारा मेन फोकस है वो इस यूनिट में हमारा इस पे फोकस रहेगा, साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये जो थ्योरी है ये किसकी है। तो ये थ्योरी हमारे एरिक एरिक्सन की है। तो कहीं आपको 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछने को आ सकता है कि साइको सोशल थ्योरी किसकी है, किसने प्रपोज की है, तो आपको पता होना चाहिए ये एरिक एरिक्सन की है। एरिक एरिक्सन थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज द साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। अगर आपको कहीं क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन भी आ जाए कि आपको एरिक एरिक्सन की थ्योरी को डिफाइन करना है, तो उसका मतलब आपको साइको सोशल थ्योरी को ही एक्सप्लेन करना है। और ही डिफाइंस 8 स्टेजेस, और आपको ये भी पता होना चाहिए इनकी कितनी स्टेजेस है इस थ्योरी में, 8। तो टोटल ये भी आपको 1 मार्क में पूछने को आ सकता है कि इसमें कितनी स्टेजेस होती हैं। ईच इंडिविजुअल मस्ट फेस अ डेवलपमेंटल क्राइसिस। इस हर स्टेज में कैसे कैसे क्या क्या क्राइसिस आए हैं, कैसे कैसे चीजें डेवलप हुई हैं, वो सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। तो आइए इसको इनकी थ्योरी को हम रीड करते हैं। स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, पहले इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, उसके बाद ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। आप देख सकते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में कौन आएगा, इन्फेंट, बच्चे। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम्स एंड डाउट, इसमें कौन आएगा, टॉडलर। ये बता रखा है कौन से स्टेज में किस एज के बच्चे, किस एज का ग्रुप ऐड होगा, वो आपको यहाँ पे इन्होंने शो कर रखा है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ड में कौन आते हैं, प्री स्कूलर्स। इंडस्ट्रीज वर्सेस इंफीरियरिटी में ग्रेड स्कूलर। आइडेंटिटी वर्सेस नॉन कंफ्यूजन में आएंगे टीनेजर। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन में आएंगे यंग एडल्ट। जेनरेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन में आएंगे मिडिल एज एडल्ट। और इसके बाद इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, इसमें आएंगे ऑर्डर एडल्ट। तो ये सारी कैटेगरीज इन्होंने डिवाइड कर रखी है कि कैसे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है, सारी चीजें इन्होंने दिखाई है इसमें। इन्फेंट से लेके एडल्ट, ऑर्डर एडल्ट तक कैसे ये चीजें इंक्रीज होती हैं। तो आज हम इसके बाद इसकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारी स्टेज 1 क्या थी, इन्फेंसी। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये आपको पता होना चाहिए। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट किस किस स्टेज होती है और किन के लिए होती है, इन्फेंसी के लिए होती है। इसमें बर्थ क्या होता है, 12 to 18
गिवर्स के जो बच्चे होते हैं वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। इन्फेंट डिपेंड्स ऑन केयर गिवर, इसमें जो बच्चे होते हैं वो केयर गिवर पर डिपेंड होते हैं, जो उनकी यूजली पेरेंट्स, आपने देखो पूरी तरीके से बच्चे से पेरेंट्स पे या केयर गिवर्स पे डिपेंड होते हैं फॉर बेसिक नीड्स सच एज फूड। अगर उन्हें खाना भी चाहिए, जब तक उनको उनके पेरेंट्स या केयर गिवर्स नहीं देंगे तो डिपेंड ही रहेंगे और वो खुद से नहीं कर सकते इसमें कुछ भी काम। इनफैक्ट लर्न्स टू ट्रस्ट अदर बेस्ड अपॉन हाउ वेल केयर गिवर्स मीट देयर नीड्स। आप इसमें ये केयर गिवर्स, उनके जो पेरेंट्स जो भी होंगे कि उनकी वो नीड्स को कैसे पूरा करें, इससे उनका जो क्या चीज़ होगी, उनकी ट्रस्ट और मिसट्रस्ट, जो ये जो स्टेज है उनका जो चीज़ है ये इसमें कि वो अगर उनको पता चल गया कि अब बच्चे ने रोना शुरू किया, उनको भूख लग गई, उन्होंने उसी टाइम पे उसे खाना दे दिया, तो यहाँ पे इस बच्चे का जो है ट्रस्ट डेवलप होगा। अगर वो बच्चे की कुछ भी फीलिंग्स को इग्नोर करेंगे तो यहाँ पे बच्चे का मिसट्रस्ट भी डेवलप हो सकता है। तो देखते हैं ट्रस्ट कैसे होगा। When caregiver responds to promptly to an infant's cries, अगर जब भी केयर गिवर बच्चे के रोने पे बिल्कुल ध्यान दे, द बेबी कैन लर्न टू रिलेट अदर्स, तो जो बच्चा है वो उसका ट्रस्ट उसके ऊपर बना रहेगा। एज केयर गिवर फील एन इन्फेंट नीड्स, द बेबी कैन डेवलप अ सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी। अगर बच्चा रो रहा है, अगर छोटा बच्चा रोता है, वो अगर उसे भूख लगी है, कुछ भी हो रहा है तो वो रो के बताएगा और केयर गिवर उसकी इस चीज के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देगा, तो बच्चे का जो है वो ट्रस्ट उसके ऊपर बना रहेगा कि ये मेरी चीजें इग्नोर नहीं करेगा। तो इस एज में बच्चे का जो ट्रस्ट होता है वो भी डेवलप होता है। मिसट्रस्ट इफ केयर गिवर्स नेग्लेक्ट एन इन्फेंट नीड्स, अगर इसमें जो केयर गिवर मिसट्रस्ट कैसे होगा, मैंने आपको बताया था, अगर इग्नोर करेगा, नेग्लेक्ट करेगा, तो इफ केयर इज स्पोरेडिक एंड इन्फेंट में ग्रो इनसिक्योर, तो अगर उसकी चीजों को इग्नोर किया जाएगा, नेग्लेक्ट किया जाएगा, तो इस एज में बच्चे का जो मिसट्रस्ट डेवलप होगा और वो इनसिक्योर फील करेगा। दे में लर्न दे कैन नॉट रिलाई ऑन अदर्स दस फील अनसेफ, और वो किसी और के पास जाने में भी सेफ फील नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या चीज थी, अगर उसका केयर गिवर ही ठीक नहीं होगा, उसकी नीड्स पे ध्यान नहीं देगा, तो किसी और के पास भी जाने में सेफ फील नहीं करेगा। और यहाँ पे क्या था, अगर उसकी सारी चीज पर हम अच्छे से उसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, उसकी हर चीज पे ध्यान देंगे, तो ये हमारी चीज वो उसका जो सेंस ऑफ ट्रस्ट है वो बहुत अच्छे से डेवलप होगा। अगर हम छोटे बच्चे की आप हर चीज पे ध्यान देंगे तो सेंस ऑफ ट्रस्ट बहुत अच्छे से डेवलप होगा। और मिसट्रस्ट में अगर आपने उसकी किसी भी चीज नीड्स को नेग्लेक्ट किया तो सेंस ऑफ ट्रस्ट अच्छे से डेवलप नहीं होगा, वो मिसट्रस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज थी हमारे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसमें हमारा कौन से आते हैं, इसमें हमारे इन्फेंसी आती है और आपको ये 12 to 18 मंथ्स के बच्चे इसमें इंक्लूड होते हैं, आपको ये याद रखना जरूरी है। सेकंड स्टेज है टोडलरहुड। अब टोडलरहुड में ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, हमारी ये स्टेज आती है और इसमें कौन से एज के ग्रुप आता है, 18 मंथ्स to 3 years। ड्यूरिंग दिस फेज यंग चिल्ड्रन बीइंग एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड देम। आपने देखा होगा जब इस एज का जो बच्चा होता है उसके जो वो अपने उसका जो एनवायरनमेंट होता है वो उसके आसपास से उसको एक्सप्लोर करने लगता है, उससे चीजें सीखने लगता है। दे लर्न मोर अबाउट देयर एनवायरनमेंट अराउंड देयर प्लस विद इन, उसके आसपास जो भी उसके एनवायरनमेंट जो भी चीजें हो रही है वो उन सब चीजों से सीखने लगता है। जैसे आपने देखा होगा, आप छोटा 3 साल का बच्चा इतना बाहर नहीं जाता है, लेकिन उसके घर में अगर उसके सामने कोई खा रहा है, कुछ चीज फेंक रहा है, तो वो अपने एनवायरनमेंट में ही उसके जो अराउंड जो भी चीजें हो रही है उसको देख के वो सीखने लगता है। दे ऑल्सो डेवलप बेसिक स्किल्स सच एज टॉयलेटिंग ट्रेनिंग, और उसको टॉयलेटिंग ट्रेनिंग ये जो भी चीजें होती हैं बेसिक स्किल्स वो भी इसमें वो सीखने लगता है। ऑटोनॉमी इन दिस स्टेज, ऑटोनॉमी अब हमारे मेन क्या आता है इसमें, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। In this stage, caregiver often serve as a safe base. बच्चे का जो safe base from which to explore the world। अब यहाँ पे जो ऑटोनॉमी में आता है कि बच्चे का ना जो आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर, उसको जो केयर गिवर है कि उसको एक बिल्कुल सेफ बेस को प्रोवाइड करा है। ये एक्सप्लोर द वर्ल्ड, क्या उसको जो भी एनवायरनमेंट, उसका जो अराउंड सराउंडिंग्स जो भी दे वो सेफ दे, ताकि जो बच्चा है वो अच्छे से ग्रो कर सके। व्हेन केयर गिवर्स इंकरेज इंडिपेंडेंट, और जब वो उसको उसकी जो सराउंडिंग, उसका एनवायरनमेंट बहुत अच्छे से देगा, कोई वो इंडिपेंडेंसली इंकरेज उसको करेगा कि ये नहीं कि अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा नहीं उसको डांटना नहीं, उसको प्यार से हर चीज उसको इंकरेज करेगा। चिल्ड्रन विल फील
सिक्योर इनफ टू टेक रिस्क, तो वो जो आगे के जो रिस्क है जिससे वो आगे जाके और चीजें सीखेगा तो वो उसको थोड़ा सा सेफ फील करेगा। ये नहीं कहते कुछ बच्चा गलत कर रहा है तो हम उसको तभी के तभी एकदम से रोक दें तो बच्चा वो चीजें नहीं करेगा, नहीं, हमें यहाँ पे बच्चे को उसके सराउंडिंग में उसके हम प्रोटेक्शन पूरी देंगे, लेकिन हम उसके सराउंडिंग से रिलेटेड उसको एक्सप्लोर करने के लिए देंगे स्पेस। शेम, इससे क्या होगा, उसकी जो ऑटोनॉमी है वो अच्छे से डेवलप होगी। शेम, बच्चे शेम कब फील करेगा, चिल्ड्रन हुज केयर डिस्करेज देम में डेवलप फीलिंग्स ऑफ शेम। अगर कोई भी केयर गिवर्स होगा, कोई भी पेरेंट होगा, अगर बच्चे को डिस्करेज करेगा, अगर हम यहाँ पे बच्चे को करेज करेंगे कि हाँ बहुत अच्छे से किया, नहीं और करो, कोई बात नहीं, आगे करोगे, हम बच्चे को करेज करेंगे, उसको थपथपाएंगे तो बच्चे यहाँ पे उसके अच्छे से डेवलप होगा। लेकिन अगर हम उसको यहाँ पे अगर डिस्करेज करेंगे तो वो उसकी जो फीलिंग्स ऑफ शेम है वो यहाँ पे डेवलप होगी, वो आगे किसी भी काम को करने में आप खुद से इनिशिएटिव नहीं लेगा। If caregiver foster excessive dependence, the child may learn to doubt their own abilities. अगर कोई भी केयर गिवर पेरेंट्स मतलब वो कुछ भी कर रहा है, डिपेंड रख दिया उस बच्चे को, तो वो खुद से कुछ भी करने में उसे अपनी एबिलिटीज वगैरह हर चीज पे डाउट रहेगा। इसमें क्या था कि बच्चे को इंकरेज करे जा रहे हैं, ठीक है बच्चा खुद से चीजें कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, बच्चा आगे जो चीजें करेगा ऑटोनॉमी में, जो बच्चा आगे चीजें करेगा वो अगर कुछ आगे अपना जो उसकी एबिलिटीज है उसको तो थोड़ा कम डाउट होगा, वो कॉन्फिडेंटली हर चीज करने लगेगा। उसका इसमें क्योंकि उसको एक सेफ बेस, उसकी जो सराउंडिंग है बहुत अच्छे से मिली है, लेकिन वो सिक्योर फील करेगा उसमें। अगर उसकी कुछ गलती भी हो रही है तो वो सिक्योर फील करेगा। लेकिन शेम में क्या होगा, उसकी जो जब वो उसको डिस्करेज इतना कर दिया जाता है तो वो अपने जो उसकी डाउट्स हैं, उसकी एबिलिटीज को खुद से करने में भी उसको डाउट रहेगा, वो बहुत अच्छे से नहीं कर पाएगा। अगर उसे कुछ आप उससे कुछ पूछेंगे भी तो वो बहुत शांत रहेगा और कुछ बताने में भी ना थोड़ा डरा से कि नहीं मैंने गलत बता दिया, तो वो बच्चा अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, क्योंकि उसको एनवायरमेंट में उसको डिस्करेज किया गया है, उसको इंडिपेंडेंस नहीं बनाया गया, उसे डिपेंड रखा गया। तो वो यहाँ पर उसकी डाउट जो उसकी जो एबिलिटीज होंगी उससे उसमें डाउट रहेगा। स्टेज 3 कौन सी है हमारे, प्री स्कूल ईयर। पहले थी इन्फेंसी, सेकंड थी हमारे टोडरहुड, अब आ गई हमारे प्री स्कूलर ईयर्स, जब बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देता है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इसमें 3 से 6 साल के बच्चे आते हैं और इस स्टेज का नाम है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। प्री स्कूलर्स आर इंक्रीजिंगली फोकस्ड ऑन डूइंग थिंग्स देमसेल्फ एंड एस्टेब्लिशिंग देयर ओन गोल्स। अब इसमें जो बच्चे होते हैं 3 से 6 साल के बच्चे, वो जो भी चीज कर रहे हो उसको बहुत ध्यान से कर रहे होते हैं, जो उनके गोल्स होते हैं वो चीज वो इन्वेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं कि उनको कैसे करना है, वो खुद डिसाइड करने लगते हैं। इनिशिएटिव, अब इनिशिएटिव कैसे लेते हैं इसमें बच्चे, एंड केयर गिवर्स नर्चर दीज टेंडेंसीज, चिल्ड्रन लर्न हाउ टू मेक डिसीजन एंड प्लान फॉर द फ्यूचर। अगर उनको इनिशिएटिव लिया जाए, पहले बच्चे से पूछा जाए कि हाँ तुम्हें क्या करना है, उनकी राय ली जाए, कि उनसे पूछा जाए कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, तो वो जो बच्चा है ना वो अपने आगे की जो फ्यूचर के जो प्लान्स है उनको करने में सक्षम रहेगा। दे कैन ग्रो इनटू एडल्ट्स हु आर एबल टू फॉलो देयर एम्बिशंस। और वो जो जैसा वो आगे देखेगा तो उनके जो एडल्ट्स होंगे, जो उनके जो एडल्ट्स होंगे जो एम्बिशियस हैं उनको फॉलो करने में भी सक्षम रहेगा, क्योंकि उसकी इसमें खुद को उसको राइट दिया गया है हाउ टू लर्न टू मेक डिसीजन, कि वो खुद के प्लान कैसे इसमें बनाएगा। इसमें इनिशिएटिव में वो खुद से इनिशिएटिव लेगा इस चीज के लिए। और गिल्ट में क्या होगा, इफ चिल्ड्रन आर क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग असर्टिव दे विल फील गिल्ट फॉर परस्यूइंग देयर डिजायर्स। अगर बच्चे को ज्यादा से ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाएगा तो इसमें क्या होगा, जो बच्चा होगा वो गिल्ट फील करेगा, वो किसी भी काम में आगे से बढ़ के खुद नहीं करेगा। जैसा आप यहाँ इनिशिएटिव में बच्चा खुद से अगर गलत भी करे लेकिन वो खुद से बताएगा, वो आगे लेगा। अगर कुछ गलत है तो हम उसको बताएंगे ये ऐसे नहीं ऐसे, हम उसको करेक्ट करेंगे। लेकिन हम इसमें
बच्चे को इनिशिएटिव लेने का चांस है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे बच्चे को अगर उसने कुछ बताया, अगर हमसे वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमें बच्चे को क्रिटिसाइज नहीं करना। अगर क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो हम अगर वो कुछ गलत भी बता रहे हैं उसको ऐसे बताएंगे ताकि वो क्रिटिसाइज ना हो, तो वो हमारे इनिशिएटिव में आ जाएगा। लेकिन अगर कोई भी बच्चा हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो वो गिल्ट में हो जाएगा, वो किसी भी काम को करने में सक्षम नहीं होगा, वो आगे से आगे अपने जो फ्यूचर प्लान्स उनको भी करने में, उनके रूल उनको बनाने में थोड़ा गिल्ट फील करेगा। वो ये सोचेगा नहीं कि मैं करूंगा तो मुझे कोई टोक देगा, तो सारी चीजें इसमें नहीं कर पाएगा वो। कंट्रोलिंग केयर गिवर्स में टीच चिल्ड्रन टू फॉलो अनदर्स लीड्स रेदर देन स्टार्टिंग देयर ओन प्लान। जो उसमें केयर गिवर्स होता है वो चिल्ड्रन की जो नीड्स होती हैं, उनके जो प्लान्स होते हैं उनको कंट्रोल करके रखता है स्टार्टिंग से। अगर हम उनके प्लान्स, उनकी हर चीज को कंट्रोल करेंगे तो बच्चा आगे से आगे चल के अपनी चीजों के लिए इनिशिएटिव नहीं लेगा। उसको अपनी लाइफ टाइम के लिए गिल्ट रहेगा कि नहीं मुझसे नहीं होगा, कि पहले मैं ये चीज, मुझे ये नहीं करनी। अगर उसको इनिशिएटिव लेने का चांस ही नहीं मिला तो वो अपनी लाइफ में जब जैसे जैसे ग्रो करते रहेगा उसे इस चीज का गिल्ट रहेगा। तो इनिशिएटिव में यहाँ पे बच्चे को पूरी फ्रीडम दी जा रही है कि वो अपने डिसीजंस प्लान को खुद बनाए, कैसे सीखना है वो उसमें लर्न करेगा। लेकिन यहाँ पे बच्चे को कंट्रोल किया जाता है। स्टेज 4 अर्ली स्कूल ईयर्स, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। स्टेज 4 हमारी कौन सी है? अर्ली स्कूल ईयर्स, जिसमें हम इंडस्ट्री और इंफीरियरिटी के बारे में पढ़ेंगे। एज चिल्ड्रन ग्रो इंडिपेंडेंस, इस ग्रुप में आके, इस स्टेज में आके जो बच्चे होते हैं वो इंडिपेंडेंटली ग्रो करने लगते हैं। ये 6 to 12 ईयर्स की होती है। दे बिकम इंक्रीजिंगली अवेयर ऑफ देम एज इंडिविजुअल, बच्चा जो है वो इसमें इंडिविजुअली ग्रो करने लगता है। दे बिगिन टू कंपेयर देमसेल्फ विद अदर्स, और वो अपने आप को और लोगों से भी कंपेयर करने लगता है। इंडस्ट्री, इसमें इंडस्ट्री का क्या रोल मीनिंग है हम वो देखते हैं। चिल्ड्रन हु आर अकम्प्लिश्ड कंपेयर टू देयर पीयर्स कैन डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। इंडस्ट्री मतलब जिसमें बच्चा होता है ना वो अपने पीयर्स ग्रुप के साथ डेवलप करने लगता है, उनसे कंपेयर करता है। इससे क्या होता है? उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसकी प्राइड, ये सारी चीजें डेवलप होती हैं बच्चे में। जब वो अपने पीयर ग्रुप में इन्वॉल्व होगा, इंगेज होगा, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और उसको प्राइड, वो अपने उसमें प्राइड फील करेगा। प्रेज फॉर द अचीवमेंट कैन बूस्ट देयर सेल्फ एस्टीम, और जब उसको प्रेज से जो भी अचीवमेंट्स मिलेंगी उससे उसका सेल्फ एस्टीम भी बूस्ट होगा। इंफीरियरिटी, चिल्ड्रन हु डोंट अचीव सर्टेन माइलस्टोन में डाउट देयर एबिलिटीज, सेल्फ वर्थ। अगर कोई भी बच्चा, अगर उसको किसी भी उसकी माइलस्टोन स्टेज में कोई भी डाउट रह जाएगा कि उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप होगा, तो व्हेन चिल्ड्रन आर कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइड, और उसको क्रिटिसाइड बार बार किया जाएगा, दे में डेवलप फीलिंग्स ऑफ, तो उसको एक इंफीरियरिटी की जो फीलिंग्स है वो उसकी डेवलप होगी। वो डरा डरा रहेगा, इंफीरियरिटी, कुछ भी करने की उसकी जो क्षमता है वो नहीं होगी, हर चीज को करने में सक्षम वो नहीं होगा। तो इंडस्ट्री में क्या है? उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और यहाँ पे उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी भी चीज के कारण, किसी भी माइलस्टोन के कारण उसको क्रिटिसाइड किया जा रहा है, तो यहाँ पे उसकी इंफीरियरिटी वाली फीलिंग्स डेवलप हो रही है। तो हमें ये ध्यान रखना है, हमें किसी भी बच्चे को ज्यादा नहीं करना है। अगर उसका कुछ गलत है तो उसका जो वे है वो अलग तरीके से ढूंढना है, ताकि बच्चा जो है वो अपने आप को अकेला ना समझे, वो अपने आप को क्रिटिसाइज ना समझे कि नहीं मुझसे ये नहीं हो सकता। हमें उसको पॉजिटिव वे में हर चीज आगे करानी चाहिए। स्टेज 5 एडोलेसेंस। अब इसमें हमारी एडोलेसेंस स्टेज 5 है, जिसमें हम आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इसमें इस एज में द फेम टर्म आइडेंटिटी क्राइसिस comes from this period of development। इस एज में बच्चे को आइडेंटिटी क्राइसिस आने लगते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज एडोलेसेंस मेन गोल इज टू आंसर द क्वेश्चन हु आई एम। तो जो एडोलेसेंस होता है, जो बच्चा होता है, उसको ये पता होना चाहिए कि अगर उससे कोई पूछे तुम कौन हो, हु एम आई, तो उसे पता, इसका आंसर पता होना चाहिए। दे मे ट्राई डिफरेंट पर्सन टू डिटरमाइन विच रोल्स फिट देम बेस्ट,
वो अलग अलग जो रोल्स पर्सन होते हैं उनसे अपने आप को कनेक्ट करके उसमें फिट करने की कोशिश करते हैं। जैसे आइडेंटिटी, अब उनकी पहचान, टू सक्सीड इन दिस स्टेज एडोलसेंट नीड्स टू एस्टेब्लिश अ कोहेरेंट सेंस ऑफ सेल्फ। दे विल नीड टू डिटरमाइन देयर प्रायोरिटीज इन लाइफ, family, academic success, etc. Then they will need to set goals for their adult self based on those values. इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है अपनी फैमिली से, अपने इन सब चीजों से जो सीख के जो एक उसकी आइडेंटिटी बनती है उससे कनेक्ट करके अपने पहचान बनाता है। और देन दे विल नीड टू गेट सेट गोल्स, और इसके बाद जब वो अपनी एक पहचान बना लेता है तो वो अपने जो सेट गोल्स है उनको सेट कर लेता है बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज। जो भी उसने अभी तक अपनी वैल्यूज अपनी डेवलप करी हैं, वो फैमिली से सीख के या फिर एकेडमिक से सीख के या सक्सेस में जो भी इसने सारी चीजें सीखी हैं, इससे जो उसकी पर्सनैलिटी जो उसको बनती है वो उसकी आइडेंटिटी में शो हो जाता है, उससे पता चल जाता है, वो अपने आप को उससे कनेक्ट करने लगता है, ये मेरी आइडेंटिटी, मैं ये हूँ। रोल कंफ्यूजन, तो इस एज में आके बच्चों की जो आइडेंटिटी होती है वो क्लियर होने लगती है, वो आइडेंटिटी डेवलप होती है। लेकिन इस एज में कुछ बच्चों को रोल कंफ्यूजन भी रहता है। वो कौन से होते हैं? सम एडोलसेंट में हैव अ वीक सेंस ऑफ सेल्फ। अगर यहाँ पे बच्चों का जो कोहेरेंट सेंस है, मतलब जो उनका सेंस है बच्चों का बहुत अच्छा है, तो उनकी आइडेंटिटी बहुत उन्हें क्लियरली होगी, उन्हें पता होगा। लेकिन अगर उनका वीक सेंस है, उनके खुद को ही लेके जो सेंस ऑफ सेल्फ है वो अगर वीक है तो उनको रोल कंफ्यूजन रहेगा। यहाँ पे क्या आता है, बच्चों को बता दूंगा अपना फैमिली, एकेडमिक हर चीज से रिलेट करके एक अपनी आइडेंटिटी बना दी, अपने आप को कोरिलेट करके। लेकिन यहाँ पे बच्चे का सेंस ऑफ सेल्फ ही अगर वीक है तो वो यहाँ पे अपने उसको रोल कंफ्यूजन रहेगा, वो नहीं बता पाएगा एक्चुअल में मैं कौन हूँ, कि मैं क्या करना चाहता हूँ। दे मे स्ट्रगल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द पर्सन विद देयर पेरेंट्स और where accept to tend to be without a consistent identity, they may grow confused about what they truly want for the future. इसमें जब बच्चे का सेंस पावर ही कम हो, सेंस ऑफ सेल्फ पावर ही कम होगी, वीक होगी, तो ये बच्चा जाहिर सी बात है कि अपना जो फ्यूचर में क्या करना है वो अपनी आइडेंटिटी ही नहीं बता पा रहा, तो उसको क्या करना है, क्या बनना चाहता है, वो क्या अपने फ्यूचर में चाहता क्या है, उस चीज में भी उसको दिक्कत आएगी। तो आइडेंटिटी में इसमें क्या है, बच्चे का सेंस ऑफ सेल्फ बहुत स्ट्रांग होता है और इसमें वीक होता है, जिस कारण बच्चा अपने फ्यूचर में उसको क्या है, क्या बनना है, क्या नहीं चाहता क्या है, वो नहीं बता पाता, उसमें उसको इस चीज में कंफ्यूजन रहता है। स्टेज 6 है हमारे इसमें यंग एडल्टहुड। अब स्टेज 6 कौन सी है हमारे? यंग एडल्टहुड। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी, relationships can be a source of affection and intimacy in adulthood. Many find emotional benefits from having a committed lifelong bond. Intimacy मतलब closeness। इसमें जो भी कौन सी एज होती है इसमें, ये रहा। According to Erik Erikson, young adulthood is the period during which may people get married or develop significant. एरिक एरिक्सन के अकॉर्डिंग इस ये जो यंग एडल्टहुड होते हैं जिनकी शादी हो जाती है या फिर वो डेवलप कर लेते हैं, कोई रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं, इट हैज बीन डिफाइंड एज नोन एज कौन सी एज के ग्रुप के आते हैं इसमें 20 से 24 या फिर 20 से 40 इयर्स इस एज के आते हैं, क्योंकि इसमें जो एज होती है या तो कुछ की शादी हो जाती है या कुछ रिलेशनशिप में आने लगते हैं, उनकी बात की गई है। तो इंटीमेसी हमारा मतलब क्लोजनेस। रिलेशनशिप्स कैन बी की सोर्स ऑफ अफेक्शन एंड इंटीमेसी इन एडल्टहुड। जब बच्चे एडल्टहुड होने लगते हैं तो उनकी जो क्लोजनेस होती है वो इसमें बहुत अच्छे से पॉजिटिव वे में, अगर वो क्लोज है, हर चीज अच्छे से कर रहे हैं तो वो बढ़ने लगती है। may find emotional benefits from having a committed lifelong bond। और जो उनके इमोशनल बेनिफिट्स होंगे बहुत अच्छे से जाएंगे, तो वो उनकी जो लाइफ है वो अच्छे से जाएगी, उनके जो लाइफ लॉन्ग बॉन्ड होंगे वो बहुत अच्छे से बनेंगे इंटीमेसी में, क्योंकि वो हर अपने जो पार्टनर है उसके साथ अच्छे से क्लोज होंगे, हर चीज अच्छे से शेयर करेंगे और कोई भी बीच में गैप नहीं आए, कम्युनिकेशन गैप, हर चीज अच्छे से होगी, क्लोज होंगे। अगर क्लोज नहीं होंगे तो उन्हें दिक्कत आएगी, अगर क्लोज है, इंटीमेसी है, तो उनकी जो लाइफ लॉन्ग बॉन्ड है वो बहुत अच्छे से जाएगी। आइसोलेशन,
आइसोलेशन अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन, आइसोलेशन क्या यहाँ पे हो गया क्लोजनेस, यहाँ पे आइसोलेशन मीन्स अकेलापन। अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन पीपल हु डू नॉट डेवलप रिलेशनशिप्स में बिकम सोशली आइसोलेटेड। अगर जो लोग अपना रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पाते तो वो सोशली आइसोलेटेड होते हैं, वो अपना आपको सोसाइटी में भी ना आइसोलेशन मतलब अकेलापन। अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन पीपल हु डू नॉट हैव डेवलप्ड रिलेशनशिप में बिकम सोशली आइसोलेटेड। एरिक एरिक्सन के अकॉर्डिंग जो लोग अपना रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पाते वो सोशली आइसोलेटेड रहते हैं, वो अकेले रहते हैं सोसाइटी में या सोशली, वो अपने आप को बहुत अकेला समझते हैं। दे में डेवलप लॉन्ग टर्म फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस, उनको ऐसा वो लंबे लंबे समय तक के लिए बहुत ऐसा उनको ये लगेगा कि सिर्फ वो अकेले ही है। ये जो लोनलीनेस फीलिंग है वो उनकी डेवलप होगी, क्योंकि जब वो किसी से बात नहीं करेंगे, वो किसी से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, जो उनके रिलेशनशिप्स हैं वो डेवलप नहीं होंगे किसी के साथ, तो वो खुद को बहुत लंबे टाइम लॉन्ग टर्म फीलिंग जो लोनलीनेस की होंगी वो उसमें डेवलप होने लगेगी। यहाँ पे क्या था, वो बहुत क्लोज रहेंगे। जब यहाँ पे बंदा ही अकेला है तो उसकी आगे के लाइफ लॉन्ग बॉन्ड वो कैसे स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इसमें जो लोगों का जो एडल्टहुड जो होते हैं उनके लोनलीनेस डेवलप होगी। स्टेज 7 मिडल एडल्टहुड, जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन। The focus of this stage is to contribute to the society and the next generation. इस स्टेज में जो लोगों का कंट्रीब्यूशन क्या होता है कि सोसाइटी को लेके कंट्रीब्यूशन करना और उनकी नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर फोकस किया जाता है। एडल्ट इन दिस स्टेज आर ऑफन एट द हाइट ऑफ देयर करियर, और वो अपने जो करियर्स की जो हाइट है उन पर फोकस करने लगते हैं। मैनी पीपल आर रेजिंग चिल्ड्रन, और कुछ मैनी पीपल जो होते हैं जो उनके चिल्ड्रन होते हैं उनके बढ़ने पे ध्यान देने लगते हैं। जेनरेटिविटी पीपल में ऑफर गाइडेंस टू नेक्स्ट जनरेशन थ्रू पेरेंटिंग और मेंटरशिप। इसमें जो लोग होते हैं वो बच्चों को गाइड करने लगते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को लेके, वो पेरेंटिंग में आ जाए या मेंटरशिप में आ जाए कि पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों के नेक्स्ट जनरेशन के बारे में उनको गाइड करते हैं। दे में ऑल्सो ऑफर लीड टू दी वे बाय लिविंग legacy contributing to society future can give people a sense of community and purpose। इसमें क्या होता है वो इस नेक्स्ट जनरेशन के बारे में, आगे की क्या जनरेशन है उसको कैसे, उनको अपनी जनरेशन को आगे कैसे लेके जाना है। इसमें मतलब पॉजिटिव बच्चे आगे के बारे में सोचा जा रहा है कि उनको सेंस ऑफ कम्युनिटी और पर्पस सारी चीज अपने फ्यूचर उसमें देनी है। जैसे सोसाइटी फ्यूचर सोसाइटी में जब बच्चे उनके आएंगे अपने पेरेंटिंग करेंगे तो बच्चों की तो क्या करेंगे कि वो सोसाइटी में कि आगे चल के वो सोसाइटी में भी इन्वॉल्व बहुत अच्छे से हो किसी भी चीज़ की। तो यहाँ पे बच्चे की हर चीज़ पे उनकी जो भी डेवलपमेंट होगा उस पर ध्यान दिया जाएगा। स्टेग्नेशन सम पीपल में फील एज इफ दे हैव नो इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो यहाँ पे क्या है मतलब सोसाइटी को इंक्लूड किया जाए कि सोसाइटी में कि उनको फ्यूचर में कैसे सेंस ऑफ कम्युनिटी देना है, कैसे पर्पस है, मतलब सोसाइटी की इंपॉर्टेंस, उसका नेचर, हर चीज बता दिया चलना है। लेकिन स्टेग्नेशन में क्या होगा, सम पीपल में फील एज इफ दे नो इम्पैक्ट। और इसमें लोग क्या समझते हैं कि उनके सोसाइटी पे तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। इफ पीपल डू नॉट फाइंड देयर वर्क मीनिंगफुल, और वो लोग क्या करेंगे अपना जो वर्क वो समझेंगे इसके कोई मायने ही नहीं है, इसका कोई फायदा ही नहीं है। दे में फील रेस्टलेस और आइसोलेटेड। तो क्या होगा, इफ पीपल डू नॉट फाइंड देयर वर्क मीनिंगफुल, अगर लोगों को अपने काम को कोई मतलब ही समझ में नहीं आएगा, लगेगा ये मीनिंगफुल ही नहीं है, दे में फील रेस्टलेस और आइसोलेटेड। तो उन्हें लगेगा कि वो सोसाइटी में भी अकेले हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो सोसाइटी पे जो इम्पैक्ट है वो रहा ही नहीं है। तो वो यही सोचेंगे कि वो क्या फील करेंगे, वो रेस्टलेस अकेला महसूस करेंगे। सम में फील दैट दे हैव पीक्ड एंड देयर लाइफ विल ओनली गेट वर्स इन द फ्यूचर। और वो क्या सोचेंगे, जब हमारा सोसाइटी में कुछ रोल ही नहीं है, कोई इम्पैक्ट ही नहीं है हमारा,
हमारा कुछ किसी भी चीज के वर्क मीनिंगफुल नहीं है, तो वो उनका जो क्या सोच बनने, क्या वो डेवलप होने लगेगा कि हमारा जो फ्यूचर है वो यहाँ पे है ही नहीं, वो बिल्कुल खराब है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे उनकी जो आगे की जनरेशन है उसको आगे कैसे सोसाइटी से इंगेज करना है, कैसे क्या चीज करना है, वो सारी चीजें सिखाई जा रही थी। ये रहा सोसाइटी फ्यूचर, उनके सोसाइटी फ्यूचर के बारे में भी बताया जाएगा कि कैसे लोगों के साथ सेंस ऑफ कम्युनिटी पर्पस सब चीज बिल्डअप करनी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, ये सारी चीजें नहीं होंगी तो वो उसको आगे नहीं, नेक्स्ट जनरेशन आगे का जो उनका फ्यूचर होगा वो उनको वर्स ही दिखाई देगा। स्टेज 8 कौन सी हमारी, लेट एडल्टहुड। लेट एडल्टहुड में क्या आएगा, ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। ड्यूरिंग दिस फेज older adults reflect on life which they have lived। इस फेज में क्या होता है, जो ओल्डर एडल्ट होते हैं वो अपनी लाइफ को देखते हुए हर चीज इसमें सीखते हैं, उसमें रहते हैं। ईगो इंटेग्रिटी, दोज हु फील फुलफिल्ड बाय देयर लिव्स कैन फेस डेथ एंड एजिंग प्राउडली। ईगो इंटेग्रिटी में क्या होगा कि जो लोग अपनी जो लाइफ को वो अच्छे से फुलफिल कर रहे हैं, हर चीज को अच्छे से फेस कर रहे हैं, ये नहीं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उससे डर जाए, हर नहीं, तो उससे क्या होगा, हर चीज को अच्छे से फुलफिल उन्होंने कर लिया है, तो वो उनकी जो एज है उनकी हर चीज बहुत प्राउडली बहुत अच्छे से डेवलप होगी। वो सोसाइटी में भी अपने आप को वीक नहीं समझेंगे, आइसोलेटेड नहीं समझेंगे, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझेंगे। डिसअपियर, पीपल हु हैव डिसअपॉइंटमेंट्स और रिग्रेट्स में फॉल इनटू, और जो लोग आपने देखा जैसे आइसोलेटेड फील करेंगे, हर चीज वो मतलब बच्चे को भी डिस्करेज करके, मतलब बच्चा स्टार्टिंग से डिस्करेज होता जाता, वो इस एज तक आ जाते तो अपने आप को डिसअपॉइंट ही करता रहेगा और उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, उसकी जो भी रिग्रेट्स हैं वो सब बेकार जाएंगे, उसको बस ये रहेगा कि सब खत्म है, और हर चीज अपने आप को सक्सेसफुल वे में नहीं पाएगा। तो ईगो इंटेग्रिटी में ये था कि वो बहुत अच्छे से सक्सेस करेगा, हर चीज वो आगे जाके यहाँ तक आगे स्टार्टिंग से हर चीज पॉजिटिव वे में, हर चीज उसको एनवायरनमेंट बहुत अच्छे से मिला, तो वो पॉजिटिव उसमें अपने उसकी जो एजिंग होगी वो आगे जो बढ़ता जाएगा वो बहुत प्राउडली होगा। लेकिन यहाँ पे वो क्या होगा, बहुत डिसअपियर हो जाएगा, हर चीज उसको खत्म लगेगी, कुछ नजर नहीं आएगा। थैंक यू। तो इसी के साथ हमारी आज जो हमने सोशल डेवलपमेंट के बारे में पता, साइको सोशल थ्योरी हमने एरिक एरिक्सन की पढ़ी, तो इसकी स्टेजेस वगैरह आपको अच्छे से पता होनी चाहिए क्योंकि ये पेपर में ज़रूर पूछने को आता है। होप आपको हमारी वीडियो समझ आई हो। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।